बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान को फौज की ताईद। फजलुर रहमान के आजादी मार्च पर कहा, किसी को बदअमनी फैलाने नहीं देंगे। इराक में मुजाहरे झड़पें, एहतजाजियों ने बसरा के करीब अहम बंदरगाह का रास्ता बंद कर दिया। गाजा में इसराइल के हमले, एक फलस्तीनी जाँ बहक। फौज ने कहा रॉकेटों के जवाब में कार्रवाई की गई। हमास और इस्लामी जिहाद ने इसराइल को दी संगीन नतीजों की वार्निंग। लेबनान ने कहा इमरजेंसी सूरत हाल है। ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। मिलिटेंट तंजीमों पर सालाना $1 बिलियन खर्च करता है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। अबू बकर अल बगदादी अमरीका की पैदावार है। रशिया ने लगाया इल्जाम, कहा मौत के दावे पर शक है। अफ्रीका के मुल्क माली में फौज पर हमला, 53 सिपाही हलाक। हांगकांग की सड़कें एक बार फिर बनी जंग का मैदान, एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार नहीं रखा जा सकता, हालात बदले जाएं, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का ख्याल। साउथ अफ्रीका रग्बी चैंपियन, वर्ल्ड कप फाइनल में फेवरेट इंग्लैंड को चौंका दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराक में हजारों एहतजाजियों ने मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह जाने वाली सड़कें बंद कर दी हैं। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने यह बात बताई। एहतजाजियों ने कई जगह टायर जलाए और सीमेंट के ब्लॉक्स खड़े कर दिए ताकि कसर पोर्ट जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया जा सके। यह बंदरगाह बसरा के करीब है। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे की रात एहतजाजियों को हटाने की कोशिश की। इराक के दारुल बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम एक एहतजाजी हलाक हुआ और दर्जनों जख्मी हुए। ये झड़पें तहरीर स्क्वायर को दरियाए दजला के किनारे से जोड़ने वाले 2 पुलों पर हुई। इस इलाके में कई सरकारी इमारतें और बैरूनी सिफारत खाने हैं। एहतजाजी पिछले कुछ दिनों से तहरीर स्क्वायर पर जमा है। ये लोग हुकूमत की तरफ से ऐलान की गई तजवीजों से मुतमईन नहीं है। हुकूमत ने एहतजाजियों को ठंडा करने के लिए जल्द इलेक्शंस और नए वजीर आजम की पेशकश की, लेकिन इससे एहतजाजी मुतमईन नहीं है। लेबनान और इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान अमेरिका और इसराइल के झंडे जलाए गए। लेबनान की एक न्यूज वेबसाइट ने यह बात बताई और इस सिलसिले में एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि तहरीर स्क्वायर पर इराकी एहतजाजी झंडे जला रहे हैं। लेबनान के बेरूत में भी ऐसे ही मंजर देखे गए और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अमेरिका और इसराइल पर ईरान ने इल्जाम लगाया है कि वो लेबनान और इराक में हुकूमतों के खिलाफ मुजाहरों को हवा दे रहे हैं। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि वो लेबनान की हवाई सरहदों को इसराइली फौज की मौजूदगी से पाक करेंगे। उन्होंने वार्निंग दी कि हिजबुल्लाह ऐसे किसी भी टारगेट को निशाना बनाने में पीछे नहीं हटेगी जिसके जरिए लेबनान में दरअंदाजी की जाती है। दारुल हुकूमत बेरूत से जुमे की रात टेलीविजन पर खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने एक दिन पहले लेबनान में इसराइली ड्रोन को रोका। इससे मुजाहिमत की ताकत का अंदाजा होता है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि लेबनान की नई हुकूमत को अवाम के लिए काम करना चाहिए और उसका भरोसा जीतना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह वजीर आजम की हैसियत से साद हरीरी के इस्तीफे की तायद नहीं करती, लेकिन यह उनका शख्सी फैसला है और उसकी अपनी कुछ वजूहात हैं।
अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि ईरान दुनिया में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और हर साल अपने लश्करों पर $1 बिलियन खर्च करता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने दहशत गर्दी के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट में ये बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद अपनी नापाक सरगर्मियां जारी रखे हुए। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2018 में दुनिया में ISIS की मौजूदगी बरकरार रही। हालांकि ट्रंप हुकूमत ने सीरिया में ISIS की शिकस्त का ऐलान किया है और पिछले महीने अमेरिका के एक धावे में IS लीडर अबू बकर अल बगदादी को हलाक करने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ISIS और उससे ताल्लुक रखने वाली तंजीमें अब भी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई हैं। रशिया ने IS चीफ अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका के जहन की पैदावार करार दिया और कहा कि मॉस्को अमेरिका के इस दावे की कभी तस्दीक नहीं कर सकता कि ISIS लीडर को हलाक किया गया है। वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने कहा कि अमेरिका ने ISIS को बनाने में मदद की थी। उन्होंने रशिया के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ISIS इराक में अमेरिका के गैर कानूनी कब्जे के बाद उभरी और इसके लिए अमेरिका की तरफ से जेलों में बंद इंतहा पसंदों की रिहाई भी जिम्मेदार है। सर्जी लावरोफ ने कहा कि उनके मुल्क को अमेरिकी सिपाहियों के ऑपरेशन में बगदादी की हलाकत के बारे में मजीद मालूमात की जरूरत है। हमास के कंट्रोल वाले गजा में इसराइल के हवाई हमले में एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ और 2 जख्मी हुए। बताया गया कि गजा से एक रॉकेट हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई। इसराइली फौज ने कहा कि हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें हमास की समंदरी फौज का अड्डा, मिलिट्री कंपाउंड और हथियार बनाने का वर्कशॉप शामिल है। गजा के सेहत अहदेदारों ने कहा कि एक ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमले में 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक 27 साल नौजवान की बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई। ये बात साफ नहीं है कि क्या वो सिविलियन था या बंदूक बरदार। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। हमास के अहदेदारों ने बताया कि उन्होंने हवाई हमलों के दौरान इसराइल के एक हवाई जहाज पर फायरिंग की। इसराइली फौज ने गाजा से फायरिंग की तस्दीक की। इसराइली अहदेदारों ने बताया कि जुमे को साउथ इसराइल में गाजा से कम 10 रॉकेट दागे गए, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। इसराइली फौज ने कहा कि उसके आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 8 रॉकेटों को रोका। हमास के रॉकेटों की वजह से एक इसराइली घर को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हलाक नहीं हुआ। इस दौरान इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई में दर्जनों फलस्तीनी एहतजाजी और गैर मुल्की कारकुन जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि मगरबी किनारे के गांव कफर कदूम में यहूदी बस्तियों के फैलाव के खिलाफ मुजाहरे के दौरान यह वाकया पेश आया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी मुखालिफिन ने गाजा से रॉकेट हमलों के लिए नेतन्याहू हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू हुकूमत ने घुटने टेक दिए। एक अपोजिशन लीडर ने वार्निंग दी कि नेतन्याहू की पॉलिसियों से इसराइल के दुश्मनों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने इसराइल को वार्निंग दी है कि हवाई हमलों के जवाब में तेल अवीव को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि गाजा में बेकसूर लोगों की हलाकतों और तनाव में इजाफे से इसराइल पर असरात पड़ेंगे और उसे धक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कौम का खून बहुत कीमती है, हम किसी को भी अपने खून को इस तरह जाया करने नहीं देंगे। एक और फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने भी इसराइल को वार्निंग दी है। इस्लामी जिहाद ने, जिसे ईरान की ताईद हासिल है, एक बयान में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी नाकामियों और अपने करप्शन पर पर्दा डालने के लिए गाजा के खिलाफ जारहियत कर रहे हैं। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा एविगो लिबरमैन ने कहा कि इसराइल को इमरजेंसी सूरत हाल का सामना है और कई खतरे इसराइल के सर पर मंडला रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर यह बात कही। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
عمران خان کو فوج کی تائید، فضل الرحمان کے آزادی مارچ پر کہا کسی کو بدامنی پھیلانے نہیں دیں گے۔ عراق میں مظاہرے، جھڑپیں، احتجاجیوں نے بصرہ کے قریب اہم بندرگاہ کا راستہ بند کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے، ایک فلسطینی جاں بحق، فوج نے کہا راکٹوں کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ حماس اور اسلامی جہاد نے اسرائیل کو دی سنگین نتیجوں کی وارننگ، لیبرمین نے کہا ایمرجنسی صورتحال ہے۔ ایران دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، ملیٹنٹ تنظیموں پر سالانہ $1 بلین خرچ کرتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ۔ ابو بکر البغدادی امریکہ کی پیداوار ہے، رشیا نے لگایا الزام، کہا موت کے دعوے پر شک ہے۔ افریقہ کے ملک مالی میں فوج پر حملہ، 53 سپاہی ہلاک۔ ہانگ کانگ کی سڑکیں ایک بار پھر بنی جنگ کا میدان، احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، حالات بدلے جائیں، جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا خیال۔ ساؤتھ افریقہ رگبی چیمپئن، ورلڈ کپ فائنل میں فیورٹ انگلینڈ کو چونکا دیا۔ جارت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ وہ ملک کی جمہوری حکومت اور دستور کی تائید کرتی ہے۔ فوج کی طرف سے یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب ہزاروں اپوزیشن احتجاجی وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے دارالحکومت اسلام آباد میں جمع ہیں۔ ان احتجاجیوں نے عمران خان کو استعفی دینے کے لیے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دی۔ ایسے میں فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم قانون اور دستور پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہماری تائید کسی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ جمہوری حکومت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے کہا کہ عمران خان کی حکومت ناجائز ہے اور اسے فوج نے کھڑا کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے سیاست میں دخل اندازی کے الزام کو رد کر دیا۔ اس دوران عمران خان نے استعفے کے مطالبے کو رد کر دیا۔ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر مولانا فضل الرحمان عمران خان کے خلاف اس احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج کسی کی طرفداری نہ کرے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاک فوج کسی کی طرفدار نہیں ہے اور اسے سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت العلماء اسلام فضل کے لیڈر ہیں۔ ان کی ریلی میں کوئی 35,000 لوگ شریک ہیں۔ احتجاجی اسلام آباد میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہیں کھانا پکا رہے ہیں، وہیں سو رہے ہیں۔ اس احتجاج کو بعض دوسری اپوزیشن پارٹیوں کی بھی تائید حاصل ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے حکومت سے کہا کہ وہ احتجاجیوں سے پرامن طور پر نمٹے۔ پاکستانی فوج نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ کسی کو بھی ملک میں بدامنی پھیلانے اور استحکام متاثر کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح پاک فوج نے آزادی مارچ نکالنے والے مولانا فضل الرحمان کو وارننگ دی۔ ایک بار پھر بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی سیریا میں رشیا کے ایک ہوائی حملے میں 6 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ جبلہ گاؤں میں کیا گیا جو ادلیب میں ہے۔ سیریا کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے وارننگ دی ہے کہ عراق اور سیریا میں شکست کے بعد آئیس ملیٹنٹس کو افغانستان میں بسایا جا رہا ہے۔ انہوں نے افغان حکومت سے کہا کہ وہ ایسی سازشوں سے چوکس رہیں۔ جہانگیری نے ازبکستان میں یہ بات کہی جہاں وہ ایک عالمی کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔
अफ्रीका के मुल्क माली में एक फौजी चौकी पर हमले में कम से कम 53 सिपाही और एक सिविलियन हलाक हो गए। ये माली की फौज पर अब तक का सबसे बदतरीन हमला है। यह हमला नाइजर सरहद के करीब किया गया। फौरी तौर पर किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले में कई लोग जख्मी हुए और मादी नुकसान भी पहुंचा। इलाके में मजीद सिपाहियों को भेज दिया गया है। 12 सिपाही लापता बताए गए हैं। माली में आईएसआईएस और अलकायदा से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें सरगर्म हैं। हांगकांग की सड़कें सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत के मुखालिफ एहतजाजियों के बीच एक बार फिर जंग का मैदान बन गई। पिछले 5 महीनों में हांगकांग में ऐसी ही सूरत हाल है। 2008 के आलमी मौशी बहरान के बाद पहली मरतबा हांगकांग में कसाद बाजारी या रेसेशन का माहौल है। हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में काले कपड़े पहने हुए एहतजाजी एक बार फिर सड़कों पर उतरे, जिन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। एहतजाजियों ने दुनिया से अपील की है कि वो उनकी मदद करे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई। झड़प के दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे एक वकील जख्मी हो गया। उसे सेंट स्टीवन हॉस्पिटल ले जाया गया। अदालत के अहाते में एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई। ये झड़प उस वक्त हुई जब वकील अदालत के अहाते में धरना दे रहे थे। एहतजाजी वकीलों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उन पर फायरिंग की। बाद खबरों में कहा गया कि 2 वकील जख्मी हुए। एहतजाजी वकीलों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने एक वकील के साथ मारपीट की। वकीलों ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तमाम अदालतों में पीर को हड़ताल का ऐलान किया है। मकाम पर जबरदस्त तनाव देखा गया। 30 हजारी बार एसोसिएशन के रुकन अजय बिस्वाल ने बताया कि पुलिस की एक गाड़ी ने एक वकील की गाड़ी को टक्कर दी जब वो अदालत आए। जब वकील ने पुलिस से तकरार की तो उनका मजाक उड़ाया गया और 6 पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें अंदर ले जाकर उनके साथ मारपीट की। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन केसी मित्तल ने इल्जाम लगाया कि वकीलों पर अचानक हमला किया गया और उसके जिम्मेदारों को बरतरफ किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट अब तक किसी करवट नहीं बैठा। सियासी जमातों के दरमियान आंख मिचोली के बीच शिवसेना के मौकफ में कुछ नरमी आई है। पार्टी लीडर संजय रावत ने कहा कि शिवसेना ने कभी भी बातचीत नहीं रोकी और पार्टी मिली जुली सियासत के उसूलों पर अमल करेगी। इस दौरान मरकजी वजीर और आरपीआई लीडर रामदास अठावले ने कहा कि आदित्य ठाकरे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी के एक वजीर सुधीर मंगेनेत्वर की तरफ से सदर राज लगाने की धमकी रियासत और अवामी फैसले की तौहीन है। पीर को एनसीपी लीडर शरद पवार सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। बात कश्मीर की शोपियान जिले में एक सरकारी स्कूल को आग लगा दी गई जहां बोर्ड इम्तिहान होने वाला था। ये वाकया कुमनलान गांव में पेश आया। पिछले कुछ हफ्तों में ये इस तरह का दूसरा वाकया है। इससे पहले पुलवामा के एक स्कूल के बाहर झड़प हुई जहां बोर्ड इम्तिहान चल रहा था। कश्मीर लॉकडाउन के 90 दिन पूरे हो गए। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने और जम्मू कश्मीर रियासत को 2 मरकजी इलाकों में बांटने के फैसले के बाद 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। आम जिंदगी ठप है। वादी में सड़कें और बाजार अभी सुनसान हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के मौके पर यह बात कही, लेकिन पता चला कि मोदी के साथ मुलाकात में कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं हुई। जर्मन ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि एंजेला मर्केल समझती हैं कि कश्मीर के मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं और यह सूरत हाल बदलनी चाहिए। अमेरिका में हिंदुस्तान के सफीर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हिंदुस्तान को कश्मीर के बारे में अमेरिका की मुकम्मल ताईद हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को खुशी है कि ट्रंप हुकूमत ने कश्मीर के बारे में हमारे नुक्ता नजर को समझा है। उन्होंने वॉशिंगटन में अपने मकान पर एक दिवाली मिलन प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका तकरीबन 1 महीना पूरा हो गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हफ्ते को अपने मुतालबात को नुमायां करने के लिए कई प्रोग्रामों का ऐलान किया। आरटीसी जेएससी के लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल करने के लिए मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की ख्वाहिश करेंगे। हफ्ते को हड़ताल का 30वां दिन था।
स्पोर्ट्स। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर रग्बी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। एक हैरान करने वाले नतीजे में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 12-32 से कामयाबी हासिल की। ये फाइनल जापान के शहर योकोहामा में खेला गया। इस तरह साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड से 2007 के फाइनल मैच का बदला ले लिया। इंग्लैंड रग्बी वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीम थी। साउथ अफ्रीका ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इमरान खान को फौज की ताईद। फजलुर रहमान के आजादी मार्च पर कहा, किसी को बदअमनी फैलाने नहीं देंगे। इराक में मुजाहरे, झड़पें। एहतजाजियों ने बसरा के करीब अहम बंदरगाह का रास्ता बंद कर दिया। गाजा में इसराइल के हमले, एक फलस्तीनी जाँ बहक। फौज ने कहा रॉकेटों के जवाब में कार्रवाई की गई। हमास और इस्लामी जिहाद ने इसराइल को दी संगीन नतीजों की वार्निंग। लेबनान ने कहा इमरजेंसी सूरत हाल है। ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। मिलिटेंट तंजीमों पर सालाना $1 बिलियन खर्च करता है। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। अबू बकर अल बगदादी अमरीका की पैदावार है। रशिया ने लगाया इल्जाम, कहा मौत के दावे पर शक है। अफ्रीका के मुल्क माली में फौज पर हमला, 53 सिपाही हलाक। हांगकांग की सड़कें एक बार फिर बनी जंग का मैदान। एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार नहीं रखा जा सकता, हालात बदले जाएं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का ख्याल। साउथ अफ्रीका रग्बी चैंपियन, वर्ल्ड कप फाइनल में फेवरेट इंग्लैंड को चौंका दिया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।